Hello everyone, welcome to our channel Educates Mathematics and we are solving class 10th NCERT Maths। जो आपका यूपी बोर्ड क्लास 10th NCERT Maths है उसके जो 20 बहुविकल्पी प्रश्न आने वाले हैं उनका आपका दूसरा वीडियो है। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा उसका लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लेलिस्ट से जाकर के आप देख सकते हैं। 20 क्वेश्चंस को सॉल्व करके उनको OMR शीट में कैसे भरना है इसको मैंने पहले वीडियो में बताया हुआ था। आज हम लोग केवल 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने वाले हैं, यानी कि जो हमारे क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ्स में 20 मार्क्स का जो ऑब्जेक्टिव यानी बहुविकल्पी प्रश्न आने वाले हैं वो आपका बहुत ही केयरफुली आपको उसको भरना है, क्योंकि वो आपके OMR शीट के माध्यम से उनका आकलन होगा, उनकी जांच होगी। और जो OMR शीट है भैया वो कंप्यूटर मां से आपकी जांचने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं आज का वीडियो। और अगर आपने भाई अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और जरूरतमंद के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। पहले क्वेश्चन पे भाई हम लोग आ चुके हैं और जो आपका पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि समीकरण 2x की घात 2 धन का px माइनस का 3 बराबर 0 का एक मूल आपका माइनस का 3 दिया गया है तो आपको p का मान ज्ञात करना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सा जो आपका समीकरण दिया गया है उसको आप लिखिए 2x की घात 2 धन का px और माइनस का 3 बराबर 0। अब आपका एक मूल दिया गया है, यानी कि x बराबर माइनस का 3 दिया गया। मूल क्या है, वो आपका जो चर है उसके मान होते हैं। तो यहाँ पे पहला मान आपका दे दिया गया है -3। आप x है उसको आप रिप्लेस कर दीजिए, यानी कि x की जगह पे आप माइनस का 3 रख देंगे। तो जहां जहां आपको x दिख रहा है वहां पर आप माइनस का 3 रखते जाइए। तो 2 गुणे x की घात 2 है ना, तो -3 की घात 2 धन p और गुणे माइनस का 3 और फिर ये माइनस का 3 बराबर 0। यहां से इसको सॉल्व करते हुए एक आपका रैखिक समीकरण बनेगा और उस रैखिक समीकरण को आप हल कर देंगे। यहाँ पे देखिए -3 का वर्ग करिए, -3 का वर्ग क्या होता है, 3 त्रिका 9। तो ये 9 को 2 से गुणा करिए, 9 दून 18 हो जाएगा। और इसके बाद यहाँ पे धन का p और माइनस का 3, यहाँ पे माइनस का 3p और माइनस का 3 बराबर 0। 18 और 3 ये आपके घट जाएंगे, 18 से 3 घटाइए भैया तो आपका 15 आ जाएगा और माइनस का 3p बराबर 0। 3p को उधर ले जाइए, प्लस हो जाएगा, इसका मतलब 3p बराबर 15 आ जाएगा ना। तो यहाँ से p बराबर क्या आ जाएगा, 15/3 और भाग कर दीजिए जो आपका 5 आ जाएगा। अब विकल्प पे आ जाइए, जो आपका विकल्प में देखेंगे तो हमारा विकल्प में जो चौथा वाला है वो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर जो आपका चौथा नंबर सही हो जाता है। पहले क्वेश्चन का चौथा नंबर आपका सही है। अब आ जाते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है भाई, दूसरे क्वेश्चन में भी आपका द्विघात समीकरण से संबंधित प्रश्न दिया गया है। कह रहा है समीकरण x की घात 2 धन का 2x धन 4 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति कैसी है। मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस दिए गए समीकरण का विभक्तर यानी कि d का मान ज्ञात करना। और d बराबर क्या होता है, b की घात 2 माइनस का 4ac। और ये bac ये क्या है भैया, जो हमारा द्विघात समीकरण है उसका मानक रूप का मान है भैया। देखिए ax की घात 2 धन का bx और धन का c बराबर 0। इस मानक रूप से यहाँ से abc जो x की घात 2 का गुणांक, x का गुणांक और जो आपका अचर पद है। तो यहाँ से जो हमारा समीकरण दिया गया है उसको नोट करिए भाई, x की घात 2 धन का 2x और धन का 4 बराबर 0 दिया गया। अब इसके बाद क्या करिए, यहाँ से a b और c का मान ज्ञात कर लीजिए। a आपका x की घात 2 का गुणांक है तो a बराबर 1। यहाँ पे जो आपका x की घात 2 है उसका गुणांक 1 है। b बराबर क्या है आपका x का गुणांक और वो 2 है। c आपका अचर पद है जो कि 4 है। अब यहाँ से विभक्तर का मान ज्ञात कीजिए और विभक्तर के मान पर हमारा मूलों की प्रकृति निर्भर करती है। तो यहाँ पे d का मान ज्ञात करेंगे। b का मान आपका b की घात 2 है ना, b की घात 2 माइनस का 4ac ये, तो b आपका देखिए 2 है। तो यहाँ पे आप लिखिए 2 की घात 2 माइनस 4 गुणे a आपका देखिए क्या 1 और गुणे c आपका 4। अब इसके बाद यहाँ से देखिए 2 का वर्ग 4 माइनस इनका गुणा करिए, 4 चौको 16 एकम 16। इसको सॉल्व कर दीजिए, माइनस का
12 जो डी आया है लेस देन 0, जब आपके मूल लेस देन जब आपका विभक्तर का मान 0 से छोटा होता है या ऋणात्मक होता है, तो आपके जो समीकरण होता है उसके जो मूल होते हैं उनकी जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है, अवास्तविक होती है। तो यहाँ से हमारा जो दूसरे प्रश्न का तीसरा विकल्प है ये वाला भैया आपका सही हो जाता है और आपका दूसरा प्रश्न भी सॉल्व हो जाता है। एक्सप्लेनेशन आपका कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए अब आ जाइए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है, किसी पासे को फेंकने में अंक 5, जो पासा आप देख रहे हैं लूडो खेलते हैं, तो लूडो को आप खेल रहे हैं और उसमें 5 अंक, जो अंक 5 है उसके ऊपर आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो देखिए आप जब भी लूडो खेलेंगे तो उसमें कौन कौन से अंक होते हैं, 1 होता है, फिर 2 होते हैं, 3, 4 और 5 और 6, ऐसे ही तो लिखा होता है। अब यहाँ पे जो आपके टोटल आउटकम, जो कुल मिलाकर के आने का जो संभावना है वो 6 और 5 कितनी बार आपका एक बार आ सकता है, यानी कि जो इसकी प्रायिकता क्या होगी, 5 एक बार आएगा और टोटल कितने हैं 6, यानी 1/6। अब 1/6 देखिए आपका कहाँ पे है, जो आपका दूसरा विकल्प है, जो तीसरे प्रश्न में दूसरा जो विकल्प है वो आपका सही हो जाता है। तो यानी कि हम लोगों ने तीसरा प्रश्न भी सॉल्व कर लिया। अब आ जाओ चौथा भी आपका पासे से संबंधित है। एक पासा फेंकने पर एक सम संख्या, हमें क्या करना है, सम संख्या ज्ञात करना। सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी, तो देखिए जब भी आप पासा फेंकते हैं तो वहां पे 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 और 6, यही आपके अंक लिखे होते हैं हमारे पास जो लूडो खेलते हैं पासे में। तो यहाँ पे देखिए आपकी जो सम संख्या कौन सी है, तो यहाँ पे लिखेंगे सम संख्या बराबर, तो सम संख्या बराबर कितनी है, 2 आ सकता है, 4 आ सकता है, 6, ये कुल कितने हो गए, 3 हो गई। और यहाँ पे टोटल आउटकम कितने हैं, 6 हैं भाई, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता है। तो जो कुल आपके आउटकम है वो आपके 6 है और आपके जो फेवर में जो आप ज्ञात कर रहे हैं वो कितने हैं, 3 है। तो यहाँ से जो प्रायिकता क्या हो जाएगी, पीई बराबर जो आप ज्ञात कर रहे हैं सम संख्याएं कितनी, 3 और कुल आपके आउटकम कितने, 6। इसको सरलतम रूप में लिख दीजिए, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी कि 1/2। अब आप देखिए विकल्प में 1/2 कहाँ है, जो दूसरा वाला है भाई। तो आपका जो चौथा प्रश्न है उसका दूसरा विकल्प सही हो जाता है। कैसा लगा आपका कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके बाद आपका जो पांचवा प्रश्न क्या कह रहा है, √3 और √5 हैं कैसी संख्याएं हैं, पूर्णांक संख्याएं, एक अपरिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या। तो क्या है ये हमारी कैसी हैं, अपरिमेय संख्याएं हैं भैया, जो √3, √2, √5, √7 ये सभी आपकी अपरिमेय संख्याएं होती हैं। तो पांचवे का भी हम लोगों ने जो बी वाला ऑप्शन है यानी दूसरा ऑप्शन सही हो जाता है। इसके बाद आ जाइए जो छठा वाला प्रश्न है भैया। छठे प्रश्न में क्या कह रहा है, एक थैले में 4 लाल हैं और 6 काली गेंदें हैं। एक गोली निकालने पर, ओ गोलियां है भाई, गेंदे नहीं है गोलियां। तो एक गोली निकालने पर इसके काली होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले लाल गेंदें कितनी है भाई, लाल गोलियां है भाई, लाल गोलियां कितनी है भाई, 4 हैं। और इसके बाद काली कितनी है भाई, काली गोलियां कितनी है, 6। तो कुल कितनी हो जाएंगी गोलियां, कुल कितनी है आपकी, 6 + 4 = 10। अब आपको क्या करना है, काली वाली की पूछ रहा है। तो जब आप काली निकालेंगे तो ये आपका फेवर में हो जाएगा और जो कुल आपके हैं 10 हैं। तो यहाँ से जो प्रायिकता होगी पीई बराबर, जिसे हमें ज्ञात करना है, काली गेंद निकाल रहे हैं तो 6 और कुल कितनी है 10 है, 6/10। अब यहाँ से इसको सरलता रूप में लिख दीजिए, तो 3/5, क्योंकि 2 से काट दीजिए, 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10। जो आप यहाँ पे आंसर देखेंगे कौन सा, जो तीसरा वाला है भाई, 3/5, ये आपका सही हो जाता है। छठा प्रश्न भी हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। अब आ जाइए अगले प्रश्न पर।
सातवां प्रश्न हम लोगों का क्या कह रहा है, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की दो समांतर स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी क्या है भाई। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक वृत्त ज्ञात कर खींच लिया है और क्या करना है, उसकी त्रिज्या कितनी है भाई, वो आपकी 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ से यहाँ तक का 4 सेंटीमीटर और इधर भी आपकी 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 और ये भी 4, बीच का जो केंद्र है उसको हमने ओ नाम दे दिया। अब क्या कह रहा है, इसकी दो समांतर रेखाएं। तो जब हम किसी भी वृत्त की दो समांतर रेखाएं खींचते हैं तो जो उसका व्यास होता है, व्यास के अंत बिंदु पर हम, जहां पे व्यास है यानी कि अंत बिंदु पर खींच देते हैं। तो ये आपकी एक समांतर रेखा कुछ ऐसे, स्पर्श रेखा, ये तो कह रहा है स्पर्श रेखा है, तो यहाँ पे भी आपकी एक स्पर्श रेखा कुछ इस प्रकार से खींच देंगे जो स्पर्श करते हुए इसको जाएगी। अब इन दोनों के बीच की दूरी क्या है, व्यास के बराबर, और व्यास आपका कितना होगा भाई, त्रिज्या का 2 गुना या कहें 4 धन 4 बराबर कितना हो जाएगा, 8। अब आप विकल्प में देखिए 8 कहाँ पे है, जो आपका ये भैया तीसरा वाला है, ये सही हो जाता है। आठवां प्रश्न आपका क्या कह रहा है, बिंदुओं 4, -3 है और इसके बाद 8, 5 को जोड़ने वाली रेखा खंड के आंतरिकता 3:1 के अनुपात में विभाजित करने वाले बिंदु का नियामक या कहें निर्देशांक क्या होंगे। तो उसके लिए हम लोग क्या करें, एक यहाँ पर रेखा खींच ले भाई, कहीं भी खींच लो, एक ये आपकी रेखा दी गई है और इस रेखा के निर्देशांक क्या है भाई, 4, -3 और इस तरह आपका 8, 5 है। अब इसके यहाँ पे आंतरिक में कोई एक बिंदु है, उसको नाम दे दीजिए P और ये रेखा का नाम दे दीजिए AB। अब जो बिंदु P है उसके निर्देशांक हमें ज्ञात करना है, जो कि रेखा को 3:1 में विभाजित कर रही है। तो आप क्या करेंगे, जो आंतरिक विभाजन वाला फॉर्मूला है उसको लगाएंगे। तो सबसे पहले इन बिंदुओं को x1 y1 और x2 y2 नाम दे दीजिए। जो अनुपात है वो आप m1, कुछ लोग m1 m2 देते हैं, कुछ लोग m और n दे देते हैं। तो यहाँ पे m1 और m2 हमने दे दिया। अब इसके बाद यहाँ पे जो बिंदु P है उसके निर्देशांक x, y, तो जो x होता है भाई, x बराबर क्या होगा, देखिए x1, जब आप ये ध्यान रखिए, जैसे x1 लिया तो इसके साथ गुणा होगा और m1 लिया तो x2 के साथ। तो यहाँ पे क्या होगा, m1 x2 प्लस m2 x1 और बटे m1 धन m2। ये बात हमको ध्यान रखनी होती है। m1 पहला बिंदु अनुपात लिया तो जो उसके सामने दूसरा जो बिंदु होगा, x ले रहे हैं तो x, y लेंगे तो y1 y2 रहेगा। तो ये बात ध्यान रखना। अब यहाँ पे मान रख दीजिए, तो x बराबर देखिए m1 कितना है 3 और गुणे x2 आपका कितना है भाई 8 है, तो यहाँ पे 8 रख दीजिए, धन m2 देखिए आपका 1 और गुणे x1 कितना है 4 और बटे m1 धन m2 यानी कि 3 धन 1। तो 3 में 1 जोड़ दीजिए, इसको सॉल्व कर दीजिए, 8 तिरका 24 और यहाँ पे 4 एकम 4, तो 24 और 4 28 हो जाएगा भाई। तो यहाँ पे 28 और बटे 4 हल कर दीजिए तो आपका 7 आ जाएगा, 4 सते 28, यानी कि जो आपका x बराबर कितना है 7 है। तो यहाँ पे x बराबर हम लोग 7 लिख लेंगे। अब जो दूसरा बिंदु y निकालेंगे तो y बराबर क्या होगा भाई, y बराबर जैसे यहाँ पे m1 x2 था तो यहाँ पे m1 y2 और प्लस m2 y1 और बटे m1 धन m2। अब इसके बाद इसको सॉल्व कर दीजिए मान रख के। तो यहाँ से देखिए आपका जो y बराबर क्या आएगा, m1 हम लोगों का 3 है और गुणे y2 देखिए 5 है, तो 5 रखिए और फिर धन m2 1 और गुणे y1, m2 y1 क्या है -3 और बटे यहाँ पे कितना 3 धन 1। तो यहाँ से देखिए 5 15 और 1 और -3 करेंगे तो -3 आएगा, 15 से 3 घटाइए तो आपका 12
और बटे 4। 12 में 4 का भाग दे दीजिए तो y बराबर 3। y का मान 3 आ गया और x का मान 7। जो निर्देशांक होंगे 7 का मान 3 है। अब आप जो विकल्प दिया गया है उस पे आ जाइए भाई। कहाँ आपका 7 का मान 3 लिखा है? वो आपका बी वाला विकल्प सही है। और आपका 8वां प्रश्न भी सॉल्व हो गया। आंतरिक विभाजन ही हमें ध्यान रखना है। m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2, m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। जब आप यहाँ पे m1 लेंगे तो आप क्या करेंगे? x2 m2 लेंगे तो x1 लेंगे। ये बात ध्यान रखनी है। अब आ जाइए अगले प्रश्न पर। जो आपका 9वां प्रश्न क्या कह रहा है? ये त्रिकोणमिति से संबंधित है। त्रिकोणमिति के जो कोणों के मान है, त्रिकोणमिति अनुपात में 0, 30, 45, 60 और 90 के मान हमें कैसे याद रखना, उसका भी हमने एक पर्टिकुलर वीडियो बनाया हुआ है। उसका भी लिंक आपको यहाँ पे मिल जाएगा और प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगा। आप वहां से जाकर के देख सकते हैं उस टेबल को हमें कैसे याद रखना। एक बार अगर आपने पढ़ लिया तो कभी नहीं भूल पाओगे। इस तरीके से आपको समझाया गया है और उसका लिंक आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। तो देखिए जो 9वां प्रश्न हम लोगों का क्या कह रहा है कि 2 tan 30 अंश और बटे 1 धन tan स्क्वायर 30 का मान बराबर होगा। तो सबसे पहले इसका मान ज्ञात करें कितना आता है, फिर हम यहाँ पे देखेंगे किसके बराबर होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले जो आपका दिया गया वो लिखिए 2 tan 30 अंश और बटे 1 धन tan स्क्वायर 30 अंश। अब यहाँ पे क्या करिए? tan 30 का मान रखिए भैया। 2 गुणे tan 30 का मान भाई बताइए 1 बटे अंडर रूट 3 और बटे 1 धन 1 बटे अंडर रूट 3 और उसका वर्ग। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 बटे अंडर रूट 3 और पूरे में 1 धन 1 बटे 3। जो 1 बटे अंडर रूट 3 है उसका वर्ग करिए तो 1 बटे 3 आ जाता है। अब इसके बाद यहाँ पे 2 बटे अंडर रूट 3 और पूरे के बटे 1 धन 1 बटे 3 जोड़ेंगे, 3 एकम 3 और 1 4 बटे 3। तो यहाँ पे 4 बटे 3। अब यहाँ पे बाहर बाहर का गुणा होता है और अंदर अंदर का गुणा होता है। इसको सॉल्व करिए। 2 गुणे 3 और बटे अंडर रूट 3 और गुणे आपका 4। अब यहाँ से 2 से काट दीजिए, 2 दूनी 4। इस अंडर रूट 3 से कटेगा तो ये अंडर रूट 3। तो यहाँ पे अंडर रूट 3 बटे 2 आएगा। अब अंडर रूट 3 बटे 2 देखिए आपका किसका मान होता है? जो आपका ये साइन 60 है, साइन 60 का मान बताइए क्या होता है? अंडर रूट 3 बटे 2। पहला ही वाला सही हो गया। cos 60 का मान 1 बटे 2, tan 60 का मान अंडर रूट 3 और साइन 30 का मान 1 बटे 2। यानी कि जो आपका आंसर आएगा पहला वाला क्या आएगा भाई? साइन 60 अंश और ये अंडर रूट 3 बटे 2 आपका साइन 60 अंश का मान होता है। तो जो 9वां प्रश्न भाई हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अब आ जाइए बिना किसी देरी के अगले प्रश्न पर। और अगला आपका जो प्रश्न है वो क्या है? 10वां नंबर का प्रश्न है। और जो 10वां प्रश्न हम लोगों का क्या कह रहा है भाई कि साइन स्क्वायर 90 अंश माइनस tan स्क्वायर 45 अंश का मान क्या होगा? तो जो आपका प्रश्न दिया गया पहले प्रश्न लिख लो। जो साइन 90 का मान रख दीजिए, tan 45 का मान रख दीजिए। एक आपका समीकरण टाइप का या एक आपका जो सिंप्लीफिकेशन बनेगा उसको सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आएगा। तो यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर 90 अंश और माइनस tan स्क्वायर 45 अंश है भाई। तो 45 अंश लिख दीजिए। अब आप साइन 90 का मान बताइए भाई। साइन 90 अंश बराबर 1 और tan 45 अंश बराबर 1 बताया था। साइन का मान बढ़ते क्रम में होता है। सब साइन 0 0, साइन 30 का मान 1 बटे 2, साइन 45 का मान 1 बटे अंडर रूट 2 होता है और साइन 60 का मान अंडर रूट 3 बटे 2, साइन 90 का मान 1 होता है। अब यहाँ पे देखिए साइन 90 है उसका मान 1 और वहां पे वर्ग है तो वर्ग कर दीजिए। माइनस tan 45 का मान 1 और उसका वर्ग है तो वर्ग कर दीजिए। यहाँ पे 1 का वर्ग 1 माइनस 1 और इसको सॉल्व कर दीजिए। 0 आ गया। 1 से 1 घटाएंगे 0। 0 कहाँ पे है? ये आपका पहला वाला है। 10वां प्रश्न भी हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। अब आ जाइए 11वां प्रश्न क्या कह रहा है? दी गई आकृति में त्रिभुज कोण ABC बराबर होगा।
तो सबसे पहले जो हमारा प्रश्न दिया गया उसमें कोण एबीसी को तो भाई पहचाने भाई, कोण एबीसी ये वाला है, इसकी माप हमें ज्ञात करनी है। तो इसके लिए हम लोगों ने क्या करेंगे, यहाँ पे एक और ऐसे कोण बना लीजिए भाई इस तरीके से, और इसका नाम दे दीजिए डी। क्या नाम दे दें, डी दे दीजिए भाई। अब आप जो ए बी सी डी बन रहा है, ए बी सी डी एक आपका चक्रीय चतुर्भुज बनेगा। अब यहाँ पे देखिए जो कोण बी और कोण डी का जो योग होगा 180 अंश होगा, ये बात ध्यान रखिए। तो यहाँ पे लिखेंगे कोण बी धन कोण डी बराबर 180 अंश। क्यों, जो आपका चक्रीय चतुर्भुज होता है उसके सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होता है। कोण बी का सम्मुख कोण डी, कोण ए का जो सम्मुख कोण है वो आपका सी है। तो हमें बी और डी, क्योंकि बी का मान हमें ज्ञात करना था, इसलिए हमने यहाँ पे रचना करके कोण डी का मान यहाँ पे बना लिया। अब आप कोण डी का मान देखिए, तो यहाँ पे देखिए कहा है जो ए बी सी एक चाप है, इस चाप के द्वारा केंद्र पर कोण बन रहा है और एक परिधि पर बन रहा है। तो जो परिधि पर बनता है वो केंद्र का आधा होता है भाई। तो जो कोण ए डी सी आएगा, ए डी सी बराबर 1/2 कोण ए ओ सी जो केंद्र पर बन रहा है 1/2 कोण 150 अंश भाई। और ये कितना आ जाएगा, 150 का आधा 75 आ जाएगा। अब यहाँ पे जो कोण बी धन कोण डी, जो कोण डी बराबर आपका 75 अंश आ गया, तो यहाँ पे कोण डी बराबर आपका 75 अंश हो गया। अब इसके बाद कोण बी धन कोण डी बराबर 180 अंश है। कोण बी का मान तो हमें ज्ञात ही करना है और धन कोण डी आपने 75 अंश ज्ञात कर लिया है और बराबर 180 अंश। क्यों, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ओ सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होता है, बराबर नहीं। तो यहाँ पे कोण बी बराबर क्या हो जाएगा, 180 अंश माइनस 75 अंश। 180 से 75 घटाइए 105 अंश आएगा। जो कोण बी है भाई 105 अंश आ गया, यानी कि कोण ए बी सी बराबर 105 अंश हो गया। अब आप देखिए विकल्प में भैया कहाँ है 105 अंश, जो आपका ये चौथा नंबर है, चौथा नंबर वाला हमारा सही हो जाता है। अब आ जाइए अगले पे। तो जो 12वां प्रश्न है भाई क्या कह रहा है, यदि समीकरण x की घात 2 धन 2 के x धन 4 बराबर 0 का एक मूल 2 है। अभी हमने ऐसा ही एक प्रश्न सॉल्व किया था, तो k का मान ज्ञात करना है। तो जो आपका मूल दिया गया है वो आपका x का मान हो जाएगा, यानी कि x बराबर 2 दिया गया है। और जो आपका समीकरण क्या है, x की घात 2 धन का 2 kx और धन का 4 और बराबर 0। अब इसके बाद x की जगह पे जहां जहां है उसकी जगह पे 2 रखना पड़ेगा, तो 2 रख दीजिए भाई। तो 2 की घात 2 धन 2 गुणे k और गुणे 2, x की जगह पे 2 रख रहे हैं ना भाई, और धन के 4 बराबर 0। यहाँ पे 2 में 2 का वर्ग कर दीजिए तो 4 आ जाएगा धन, यहाँ पे 2 दूनी 4 x और धन का 4 और बराबर 0। यहाँ पे ये 4 और 4 जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा भाई आपका 4x धन का 8 बराबर 0। तो यहाँ से 4x नहीं भाई k है, यहाँ पर हमें k का मान ज्ञात करना है। x का मान तो हम लोगों ने 2 रखा ही है भाई, यहाँ पे k रख दीजिए। तो 4k बराबर जो 8 है उसको आप लेफ्ट से राइट ले जाइए तो माइनस हो जाएगा। रैखिक समीकरण वाला नियम लगाना पड़ेगा भाई। तो यहाँ से k बराबर -8/4 भाग कर दीजिए तो -2, यानी कि जो हमारा k बराबर है -2, k का मान -2 आ गया। प्रश्न के जो विकल्प दिए गए वहां पे देखिए -2 कहाँ पे है, जो दूसरा वाला विकल्प है वहां पे आपका -2 है। तो 12वां प्रश्न भी सॉल्व हो गया। अब आ जाओ भैया 13वें प्रश्न में, बिंदुओं -5 का 7 और इसके बाद -1 के बीच की दूरी, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। 13वें प्रश्न में जो हम लोगों के बिंदु दिए गए थे उनको नोट कर लिया और पहले बिंदु को आप x1 y1 और x2 y2 दे दीजिए। अब 2 बिंदुओं के बीच की दूरी वाला फार्मूला हम लोग पहले से जानते हैं, उस फार्मूले को भाई नोट कर लिया। अब यहाँ पे x1 y1 x2 y2 इनके मान रख दीजिए और सॉल्व कर दीजिए। d बराबर
अंडर रूट के अंदर देखिए आपका x2 देखिए माइनस का 1 है और -1 लिखिए, माइनस x1 पहले से माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +1 और +5 है भाई और उसका वर्ग और प्लस y2 देखिए क्या है 3 और माइनस y1 कितना है 7 है तो -7 और उसका वर्ग कर दीजिए। यहाँ से और थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए भाई, तो अंडर रूट के अंदर यहाँ पे देखिए -1 और धन का 5 है तो घट जाएगा, 5 से 1 घटाएंगे 4 का वर्ग कितना होता है भाई 16 और फिर धन यहाँ पे 3 से 7 घटाएंगे तो -4 आएगा और -4 का वर्ग क्या होता है धन का 16, क्योंकि माइनस का वर्ग और चाहे प्लस का वर्ग आएगा हमेशा धनात्मक ही, तो यहाँ पे भी आपका 16 हो गया। अब इनको आप जोड़ लीजिए भाई, तो ये क्या हो जाएगा अंडर रूट 16 दूनी 32, यहाँ पे अंडर रूट 16 गुणे 2 लिख सकते हैं और जो 16 का वर्गमूल 4 होता है वो आपका बाहर हो जाएगा, 4 अंडर रूट 2 आ जाएगा। अब आपका जो विकल्प ध्यान दीजिए कौन वाला सही है, 4 अंडर रूट 2 जो तीसरा विकल्प है वहीं पे लिखा है, तो 13वां भी हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अब अगला देखिए क्या कह रहा है, यदि बिंदुओं a -6, 5 तथा b -2, 3 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक दिए गए हैं, एक a/3 और एक आपका 4 है, तो हमें a का मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो सबसे पहले क्या करिए, जो बिंदु दिए गए हैं उनको लिखिए भैया। तो यहाँ पे एक रेखा हमने खींच ली, पहला जो बिंदु है उसको a नाम दे दिया और उसके निर्देशांक -6, 5 और जो दूसरा बिंदु है उसका नाम b दे दिया और उसके निर्देशांक -2, 3 और मध्य बिंदु में हमने नाम दे दिया p कि p हमारा मध्य बिंदु है, उसके निर्देशांक a/3 और 4 है भैया। अब यहाँ पे हमसे कह रहा है a का मान ज्ञात कीजिए। देखिए जो निर्देशांक दिए गए उनको आप x1, y1 और इधर आप x2, y2 जो मध्य पद होता है वो x और y होता है। तो यहाँ पे x वाले कॉलम में आपका a है, y वाले में आपका 4 दिया गया है, यानी कि y वाला तो आपका पहले से ही सॉल्व है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, केवल x वाला फार्मूला लगा दीजिए। तो x बराबर क्या होगा, x1 धन x2 और बटे 2, x की जगह पे जो आपका a/3 है वो रखिए ना, जो मध्य बिंदु के निर्देशांक हैं। x1 देखिए आपका -6 और x2 -2, -2 लिखिए और बटे 2। अब इसको और थोड़ा सा सॉल्व कर दीजिए, a/3 बराबर -8 और बटे 2, -6 -2 जोड़ेंगे -8 आएगा, 2 का भाग चला जाएगा 4 आ जाएगा, वो भी -4। तो यहाँ से देखेंगे a/3 बराबर -4 उसके बटे 1, तिरछा गुणा कर देंगे तो a बराबर आ जाएगा -12, क्योंकि 4 तिहाई 12 होता है। तो -12 भैया कहाँ लिखा है, -12 हमारा इस C वाले विकल्प में लिखा है। 14वां भी आपने सॉल्व कर लिया। अब आ जाइए 15वें नंबर पे। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, यदि बिंदु A 2, 3, B 4, K और C 6, -3 संरेख हो। संरेख का मतलब क्या होता है भाई, एक सीधी रेखा में हो, यानी कि उनके द्वारा कोई त्रिभुज नहीं बन रहा है। और जब आपका कोई त्रिभुज नहीं बन रहा है, जो आप यहाँ पे कोई भी बिंदु ले लीजिए, A, ये B और ये C, ये आपके एक सीधी रेखा में कोई त्रिभुज ही नहीं बन रहा है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कहाँ से आ जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, डेल्टा बराबर 0 और जो त्रिभुज के क्षेत्रफल वाला फॉर्मूला है उसको लगा दीजिए भाई। जब हम लोग डेल्टा बराबर 0 तो जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है भाई 0 हो जाएगा। और यहाँ पे एक डेल्टा बराबर क्या होता है, 1/2 ब्रैकेट में x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2 बराबर 0 होता है। 1/2 है वो भी आपका 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे x1 y1 x2 y2 और x3 y3 के मान रखेंगे। तो x1 देखिए आपका 2 है, तो यहाँ पे 2 रख दीजिए। फिर y2 देखिए आप, y2 क्या है भाई, k है। देखिए ध्यान से देखते जाइए, y2 माइनस y3 आप देखिए कितना है, -3 है, तो माइनस माइनस +3 हो जाएगा, चिन्ह विशेष ध्यान रखेंगे। और फिर इसके बाद प्लस x2 वो आपका 4 है,
y3 देखिए आपका माइनस का 3 है, तो माइनस का 3 लिखिए, माइनस y1, y1 आपका कितना है भाई, y3 देखिए -3, y1 माइनस का 3, तो यहाँ पे माइनस का 3 रख दीजिए और प्लस x3 आप देखिए कितना है, 6 है, और फिर y1 माइनस y2, y1 कितना है, 3, और माइनस का k, y2 आपका k है और बराबर 0। अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। एक आपका रैखिक समीकरण बनेगा, उसको आप हल करते हुए k का मान ज्ञात करेंगे। देखिए यहाँ पे ब्रैकेट खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, 2k धन का 6 आ जाएगा। अब यहाँ पे -3 जोड़ेंगे तो माइनस का 6 आएगा, -6 को 4 से गुणा करिए तो माइनस का 24 आ जाएगा, और फिर यहाँ पे गुणा कर दीजिए भाई, धन का 6 त्रिक 18 और माइनस का 6 के और बराबर 0। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो सॉल्व करना है तो यहाँ से देखिए माइनस का 24 प्लस 18 प्लस 6 24, यानी कि 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे बचा हुआ लिखते हैं भाई। आगे जो हम लोगों का 2k और माइनस का 6k है, तो माइनस का 4k बचेगा, -4 के बराबर 0, क्योंकि 18 ये धन का और ये धन का 6, तो 18 6 24 और ये माइनस का 24, तो आपका 0 हो जाएगा। यहाँ से आपका जो k आएगा वो कितना आएगा, 0 आएगा। और इस तरीके से विकल्प में आ जाओ भाई, जो विकल्प आपका पहला वाला है वही तो 0 दिया गया है। 15 भी हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। 16वां भी आपका देखिए क्या कह रहा है, बिंदु 4 कामा -5 की दूरी मूल बिंदु से होगी। तो भैया मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, मूल बिंदु के निर्देशांक भाई बताइए, मूल बिंदु के निर्देशांक आपके 0 कामा 0। वेरी गुड। अब इसके बाद यहाँ से 4 कामा -5, अब इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी हमें ज्ञात करना है। तो जो बिंदु दिए गए हैं उनके निर्देशांकों को x1 y1 और इधर आप x2 y2, दो बिंदुओं के बीच की दूरी वाला फार्मूला लगा दीजिए, यानी d बराबर क्या होता है, अंडर रूट के अंदर होता है ना, x2 माइनस x1 का वर्ग और प्लस y2 माइनस y1 का वर्ग। यहाँ पे x1 y1 x2 y2 के मान रखेंगे भाई, तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर x2 देखिए आपका 4 है और माइनस का 0 और उसका वर्ग प्लस y2 क्या है, माइनस का 5 और y1 तो आपका 0 है। अब यहाँ से देखिए आप सॉल्व कर दीजिए तो अंडर रूट के अंदर क्या आ जाएगा, 4 से 0 घटाएंगे तो 4 आएगा, 4 का वर्ग भैया 16 और धन -5 से 0 घटाएंगे -5 और -5 का वर्ग भैया 25 होता है। तो यहाँ पे अंडर रूट कितना आ जाएगा, 25 और 16 जोड़ने पर आपका 41 आ जाता है, वो भी धनात्मक है। तो आपका जो विकल्प कौन सा सही होगा भाई, जो आप ध्यान से देखिए कौन सा विकल्प है, ए वाला भाई, जो ए विकल्प है वो सही हो जाता है। अब आ जाते हैं कौन से, 17वें नंबर पे। 17वां नंबर भैया क्या कह रहा है, यदि थीटा बराबर 45 अंश दिया गया है तो काज स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये हमें ज्ञात करना है। तो सिंपल सी बात है, काज थीटा और साइन थीटा, वहां पे थीटा का मान रखेंगे। तो जो आपका प्रश्न दिया गया उसको लिखते हैं कि थीटा बराबर कह रहा है 45 अंश, और हमसे ज्ञात करने के लिए क्या कह रहा है, कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये हमारी एक सर्वसमीका है, जब आप आगे पढ़ेंगे तो इसको आपको प्रयोग करना होगा। तो यहाँ पे कॉस और थीटा, थीटा की जगह पे 45 अंश रख दीजिए, तो कॉस स्क्वायर 45 अंश और माइनस साइन स्क्वायर 45 अंश, थीटा की जगह पे हम लोग 45 अंश रख दिए। कास 45 और साइन 45 दोनों के मान समान होते हैं, और वो क्या होते हैं, 1/√2 और उसका वर्ग माइनस 1/√2 और उसका वर्ग। इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 माइनस 1/2, 1/2 से 1/2 घटाने पर आपका 0 आता है। और 0 कौन सा विकल्प है, ये आपका लिखा है तीसरा वाला। 17वां प्रश्न भी हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। अब 18वें प्रश्न पे आ जाते हैं। क्या कह रहा है कि बिंदुओं -10, 6 और 6, -10 को मिलाने वाली रेखा का
मध्य बिंदु का नियामक या मध्य बिंदु का निर्देशांक हमें ज्ञात करना है भाई। तो जो आपके बिंदु दिए गए उनको पहले लिख लो, -10 कामा 6 और इसके बाद 6 कामा -10। अब जब हमें मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है तो उसके लिए जो बिंदु दिए गए हैं उनको आप x1 y1 x2 y2 नाम दे देते हैं। अब मध्य बिंदु का जो फार्मूला x बराबर क्या होता है, x1 धन x2 और बटे 2, ये तो होता है। x1 और x2 के मान रख दीजिए, -10 और धन का 6 बटे 2, तो ये -4 बटे 2 क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा ना। चिन्ह भाई ध्यान रखना होता है, चिन्हों का विशेष ध्यान रखना है। अब इसके बाद आ जाते हैं भाई अगले प्रश्न पर। अगला पॉइंट पर। अगला प्रश्न तो अभी नहीं, पहले दूसरा तो निकाल लो। अगला पॉइंट y बराबर क्या है, y1 धन y2 बटे 2। y1 का मान देखिए आपका 6 और y2 -10 है, तो -10 लिख दीजिए और बटे 2। 6 से 10 घटाइए, -4 और बटे 2 यानी -2। तो जो आपके निर्देशांक हैं x भी आपका -2 और y भी -2, तो ये -2 कामा -2 कहाँ लिखा है भैया, -2 कामा -2 आपका चौथे वाले विकल्प में, यानी कि जो हमारा 18वां प्रश्न है, इस 18वें प्रश्न का चौथा विकल्प सही हो जाता है। अब आ जाओ भैया 19वां प्रश्न क्या कह रहा है, किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु का कहलाता है। क्या कहलाता है, तो देखिए आपका यहाँ पे हमने क्या किया, x अक्ष y अक्ष यहाँ पे ड्रा कर लिए, ये आपका x अक्ष है और ये आपका y अक्ष है। तो यहाँ पे ये आपका y अक्ष है, हमसे क्या कह रहा है, y अक्ष से दूरी, ये मान लो कोई बिंदु यहाँ पर है, तो वो किसका मान होगा, x का मान होगा, यानी कि x निर्देशांक हो जाएगा। कौन सा बिंदु, कौन सा विकल्प सही है, वो आपका बी वाला सही है, यानी कि 19वें में बी वाला विकल्प सही होगा। जो AMR सीट होगी उसमें बी वाला काला करिएगा। इसके बाद जो 20वां प्रश्न, यानी कि आज के इस वीडियो का आखिरी प्रश्न क्या कह रहा है, द्विघात समीकरण के अधिक से अधिक कितने मूल हो सकते हैं। तो आप ये बात ध्यान रखेंगे, जिस समीकरण के मूल आपको ज्ञात करना हो, उनकी संख्या आपको ज्ञात करनी हो, तो आप ध्यान रखेंगे जितनी घात होगी उतने ही उसके मूल होंगे। द्विघात समीकरण है, उसकी घात कितनी होती है, 2 होती है। इसके बाद आपका रैखिक समीकरण, उसकी घात 1 होती है। तो यहाँ पे हमारा द्विघात समीकरण है, तो जो उसके मूल होंगे वो कितने होंगे, 2 होंगे। जो घात होगी उतने ही मूल होंगे। अगर आपकी घात 3 है तो आपके जो मूल हैं वो कितने होंगे, 3 होंगे। ये बात आपको ध्यान रखना है। और इस तरीके से जो 20 प्रश्न भाई हम लोगों के सॉल्व हो चुके हैं, 20 प्रश्न हम लोग सॉल्व करेंगे। अगले वीडियो में भी 20 प्रश्न और सॉल्व करेंगे, जिससे कि आप जो टाइम का मैनेजमेंट है आसानी से कर सकें, क्योंकि हमें 20 जो प्रश्न हैं उनको सॉल्व भी करना है और OMR शीट में भी भरना है। तो चलिए आज के इस वीडियो में यहीं तक। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले प्रश्नों के साथ।